अच्छा जी, तो फिज़िक्स का हमारा प्रोबेबली आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर का, उसमें हमने जो है कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, क्योंकि ये चैप्टर टोटली वेव्स के ऊपर है। नाम से ही पता चला, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि वेव्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास भी हमारी थ्योरी बेस्ड ही है, और हो सकता है ये लास्ट क्लास हो थ्योरी वाली, क्योंकि फिर अगली क्लास से फिर जो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं वो फिर स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के। डेरिवेशंस का पता है कि पूरा हम सॉल्व करके देखते हैं, ताकि जितनी भी समझने की चीज़ें हैं वो याद करनी ना पड़ें। थोड़ी बहुत वर्डिंग होती है वो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं आसानी से। बाकी फिर डेरिवेशन ऑब्वियसली फिर पूरी सॉल्व करके देखनी पड़ती है। तो आज की क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो कि ऑब्वियसली थ्योरी बेस्ड हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से फिर डेरिवेशन और थ्योरी वाला वो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। ये कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। बुक में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस यह है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैं शेयर कर दूँगा डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि वेव्स क्या होती हैं। हमने बताया था कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है एनर्जी की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। वेव की कुछ दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, एक हमने पढ़ी थी ट्रांसवर्स और एक पढ़ी थी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली हमने देखी थी, जैसे हमारी नॉर्मल वाटर वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है ट्रांसवर्स वेव्स का जो है वो पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमने देखा था, एक इसमें क्रस्ट होता है और एक इसके अंदर ट्रफ होता है। क्रस्ट मीन्स जब आपकी वेव्स ऊपर की तरफ जाती है, हाइट कवर करती है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और फिर वो नीचे आती है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो परपेंडिकुलरली जो है वो आपकी ट्रैवल करती हुई जा रही होती है, तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स होती है। फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ा था जो कि पैरेलल मूव करती हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। पैरेलली जो है वो आपके पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हुए जाते हैं, जो कि आपकी क्या कहलाती हैं, इसकी एग्जांपल हमने देखी थी साउंड वेव्स हैं। और भी इसके अंदर कुछ होती हैं, सब टाइप्स होती हैं। इसका मैं कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूँ जो कि बुक्स में बनी हुई हैं, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स की देखो, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, जिस तरीके से पूरी ये ट्रैवल करती हुई जो है वो जा रही है। ठीक है, ये पहले ऊपर गई, ये क्रस्ट बोलते हैं, फिर ये दोबारा नीचे आई जो कि हमारा ट्रफ होता है। इस तरीके से फिर जो है ये ट्रैवल करती हुई जो है वो जा रही होती है। उसके अलावा जो है आपके पास इसके अंदर फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने पढ़ी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं आपकी इस टाइप की होती हैं। ये देख लो, पैरेलली मूव करते हुए जा रहे हैं, सीधे सीधे। पैरेलल बोलते हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बेसिकली सीधे सीधे। तो ये देख सकते हो, ये इसकी एग्जांपल होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये साउंड वेव की एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये सारे आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आती हैं। तो ये टाइप्स मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, तो आज हमने इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करनी है कि वेव की टाइप्स तो हमने देख ली, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हमने देखनी है। अच्छा भाई, आगे है हमारे पास जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या, कि आपकी जो है वो वेव क्या हो, किसी जगह से टकराए, बेसिकली स्ट्राइक करे किसी जगह पे और वो वापस आ जाए। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ वेव स्ट्राइक्स अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम इन टू मीडियम्स एंड बाउंसेस बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू। मतलब वो एक बाउंड्री की तरफ स्ट्राइक करे और वो आगे जाने के बजाय जो है वो क्या हो, दोबारा से जो है क्या हो, वापस आ जाए अपने ओरिजिनल मीडियम के अंदर। मतलब मीडियम वगैरह उसका चेंज ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है।
इसके अगर मैं कुछ आसान से एग्जांपल थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी। हम नोट्स ओपन कर लेते हैं अपने। यहीं से समझा देते हैं। चलो, अब लेट से ये मेरे पास एक बाउंड्री बनी हुई है और आपकी वेव आई और वो यहाँ बाउंड्री पर स्ट्राइक करके जो है वो वापस चली गई। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुई, पास नहीं हुई इसमें से। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आती है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, आगे भी चैप्टर्स के अंदर ये आएगा। कह रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक चीज़ होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आई मीन्स इंसिडेंस है और आर मीन्स जो है वो रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी वेव आई किस एंगल से थी है, ठीक है, एंगल क्या बन रहा था, और जब गई तो उस वक्त एंगल क्या बन रहा था। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और फिर ये दूसरा आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब जिस एंगल से वो क्या हुई, वापस गई। तो ये दो एंगल्स होते हैं। और रिफ्लेक्शन के केस में जो है आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के केस में होता है। कह रहे बोथ एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो ये भी आगे आएगी कि नॉर्मल लाइन होती क्या है, उसकी टेंशन नहीं लो, भी मैं समझा दूंगा इसको। अब यहाँ पे जो है आपके कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि पता होनी चाहिए। इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव यानी जो वेव आ रही थी, मतलब टकराने से पहले। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड, जो स्ट्राइक करके वापस गई, द वेव दैट बाउंसेस बैक। नॉर्मल, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसकी आई बिलीव सो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये रिफ्लेक्शन की है कि एक ये बैरियर लगा हुआ है, एक ये इंसिडेंट वेव आई और जो है वो आपकी वापस चली गई। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। नॉर्मल लाइन बेसिकली बस एक इमेजिनरी लाइन एक कंसिडर कर लेते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, आगे भी हम कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें मैं ड्रॉ वगैरह करके भी दिखा दूंगा प्रॉपर, लेकिन बस ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, एंगल्स को मेजर कर रहे होते हैं। तो दो एंगल हमारे पास बनते हैं, एक हमारा इंसिडेंट वेव का एंगल होता है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, फिर आपका एक जो एंगल आपकी रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है तो फिर वो क्या कहलाती है, आपकी रिफ्लेक्टेड वेव कहलाती है, और उसका जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसको हम बोलते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे कोई डेली लाइफ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि रिफ्लेक्शन जो हो रही होती है, जैसे अक्सर होता है ना कि हम किसी ऊंचाई पे खड़े हुए होते हैं, इमेजिन कि आप किसी माउंटेन एरिया के अंदर खड़े हुए और आप जो है वो कुछ ज़ोर से कुछ चिल्लाओ तो आपको वो चीज़, आपकी आवाज़ कुछ टाइम बाद वापस मिलती है। तो क्या होता है, बेसिकली आपने जो साउंड वेव प्रोड्यूस करी वो टकरा के किसी भी जगह से स्ट्राइक करके वो वापस आपकी तरफ आई। ठीक है, तो जो हमें इको मिलता है साउंड का, तो ये इसकी एग्जांपल है। फिर और भी बहुत सारी हैं जो हमें अपनी इमेज मिलती है मिरर के अंदर, तो वो भी एक इसकी एग्जांपल है, वो लाइट वेव्स होती हैं। तो अलग अलग वेव्स होती हैं और इसकी डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो हमें मिलती हैं, बस ये है कि हम उसको नोट नहीं करते। तो इसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव स्टे द सेम, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। कह रहे हैं कि आपके जो देखो कोई वेव जब भी आएगी तो वो वेव बेसिकली आपकी उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, किसी स्पीड से आ रही होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो, अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह मेरे ख्याल से अभी हमने डिस्कस नहीं करा, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये आपकी सेम रहती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है वेव की, क्योंकि ऑब्वियसली वो टकराई है, टकराने की वजह से उसके जो है वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज नहीं आता।
तो ये एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसके बाद है हमारी रिफ्रैक्शन, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कह रहे रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ अ वेव एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉज्ड बाय चेंज इन वेव स्पीड। अब इसके अंदर आपकी वेव जो है वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, पास नहीं हो रही थी, एक जिस जगह से वो स्ट्राइक कर रही थी वहाँ से वो पास नहीं हो रही थी। रिफ्रैक्शन में वो पास हो जाती है। पास होने की वजह से उसका मीडियम चेंज होगा। मीडियम बेसिकली कहते हैं जिसमें वो ट्रैवल कर रही है, वाटर है, एयर है, ये सारे मीडियम्स कहलाते हैं। तो वो एक जगह से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई, जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज होने की वजह से वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है आपकी वेव। यहाँ पे अगर डायग्राम मौजूद है, देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये आपकी यहाँ पे एक थी इसकी, बहरहाल ये देख सकते हो क्या आपकी ये आप वाटर वेव्स आ रही हैं आपकी, और इसके अंदर जब उसका मीडियम चेंज हुआ, डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर आ गई आपकी वेव, तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी क्या हुई, थोड़ी सी बैंड हो गई वेव। बैंड इस वजह से हुई है क्योंकि उसके मीडियम के अंदर चेंजेस आई हैं। तो जब उसके मीडियम के अंदर चेंजेस आती हैं, क्योंकि वो पास हो गई ना आपकी वेव, रिफ्लेक्शन में तो पास ही नहीं हो रही थी, मतलब स्ट्राइक करके वापस आ जाना है उसने। रिफ्रैक्शन में वो पास हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड के अंदर जो है वो चेंजेस होगी, जिसकी वजह से वेव आपकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है आसान अल्फाज के अंदर। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि बैंडिंग होती क्यों है। कह रहे व्हेन अ वेव एंटर्स न्यू मीडियम एट एन एंगल, वन साइड ऑफ द वेव फ्रंट्स एंटर द न्यू मीडियम एंड चेंजेस स्पीड बिफोर द अदर साइड डज, दिस कॉजेज द वेव टू चेंज डायरेक्शन। कह रहे जब मीडियम चेंज हो रहा होता है, बेसिकली जब आपकी कोई भी वेव न्यू मीडियम में एंटर हो रही है, तो वो क्या होता है, आपका जो कुछ पार्ट आपका वेव का जो वेव आ रही है, कुछ पार्ट उसका न्यू मीडियम में चले जाते हैं और उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जबकि कुछ पार्ट अभी भी स्टिल पुराने वाले मीडियम के अंदर ही मौजूद है, वो अभी आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी वेव जो है वो बैंड हो जाती है, क्योंकि एक पार्ट का हिस्सा जो है वो नए मीडियम में है, कुछ हिस्सा जो है पुराने मीडियम में है। तो इस वजह से वेव की डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, उसकी जो है वो क्या कहते हैं, वेव आपकी बैंड हो जाती है थोड़ी सी। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेना, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा। कहना है व्हाट चेंजेस एंड व्हाट स्टेज द सेम, क्या चेंज होता है, क्या जो है वो आपका सेम रहता है। देखो स्पीड वही रहती है, स्पीड आपकी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी यही बात हम पढ़ रहे थे कि वो नए मीडियम में एंटर हो रही है और जो स्पीड चेंज की वजह से ही बेंडिंग होती है। वेव लेंथ भी आपकी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि जिस सोर्स से आपकी वेव जनरेट हुई थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो ये मैं सोर्स हूँ इसकी। ठीक है, तो अब जिस मीडियम में वो ट्रैवल करती हुई जा रही है, तो उसके स्पीड और वेवलेंथ वगैरह के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपकी सोर्स सेम है तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऑब्वियसली, हमने देखा आपकी वेव बैंड हो रही है, तो बैंड होगी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी अगेन कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं कि इसके साथ प्रिज्म होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, अक्सर फिज़िक्स लैब्स वगैरह के अंदर टीचर्स यूज़ करवाते हैं। ट्रायंगुलर सा एक ऑब्जेक्ट होता है ग्लास का, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट होता है प्रिज्म। यहाँ पे ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो प्रिज्म इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर हमारी एग्जांपल क्या थी, मैं भूल गया। लाइट बैंडिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिटिंग इनटू कलर्स। मतलब इन शॉर्ट ये होता है इसमें कि आप कोई भी लाइट जब प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो उसको डिफरेंट कलर्स में वो क्या करती है, स्प्लिट कर देती है। क्योंकि वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी बैंडिंग हो जाती है, आपकी जो लाइट वेव उस पर पड़ी थी वो बैंड हो गई। तो यहाँ पे देखो ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक लाइट वेव इसके अंदर आई, सनलाइट आई
और वो डिफरेंट कलर्स में बैंड होती हुई चली गई। तो ये इसके एग्जांपल, और भी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, इसको ऊपर सर्च भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा टॉपिक तो दूसरी प्रॉपर्टी थी रिफ्रैक्शन। देन है हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कैन डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो गैप और अराउंड एन ऑब्स्टेकल। बेसिकली आपकी कोई वेव आ रही है, वेव जो है किसी भी एक नैरो होल से पास होती हुई चली जाए, मतलब कोई होल से, यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी इसकी दी हुई थी बुक के अंदर हमारी, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ बताई हुई कि वेव्स आ रही हैं, वेव्स क्या हो, ये एक छोटा सा गैप था यहाँ पे, इससे जो है वो पास होती हुई चली गई, जब इससे पास हुई तो वो क्या हुई, स्प्रेड हो गई, फैल गई। इसको बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं, डिफ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल इन्होंने दी हुई हैं। तो प्लेन वेव्स आ रही थी, प्लेन वेव्स आई और वो एक नैरो होल एक जगह मिली उनको पास होने के लिए, वहाँ से पास हुई तो फैल गई, वो स्प्रेड हो गई। इस स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स को बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं, डिफ्रैक्शन जो है हम बोलते हैं। अब ज़रा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लिखा हुआ डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू नैरो गैप और अराउंड एन ऑब्स्टेकल। किसी भी छोटी जगह से पास होकर स्प्रेड हो जाना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। की फैक्टर क्या लिखा है, द साइज ऑफ द गैप ऑब्स्टेकल कंपेयर टू द वेवलेंथ। मैक्सिमम डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द गैप वेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ। अब यहाँ पे कुछ इसके केसेस डिस्कस करें कि मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कब होगी, मतलब सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग कब होगी। कहने जब आपका जो गैप है जिस जगह से वो पास होने वो वेवलेंथ के बराबर हो, और इफ़ द गैप इज़ मच लार्जर दैन द वेवलेंथ द वेव पास थ्रू अ वेरी लिटिल स्प्रेडिंग। अगर बहुत ज़्यादा गैप हुआ, वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ा गैप हुआ, तो फिर आपकी इतनी ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि उनको जगह ज़्यादा मिल गई ना आराम से निकलने के लिए। जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी तो फिर ऑब्वियसली फिर स्प्रेडिंग जो है वो कम होगी। इफ़ द गैप इज़ मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ मोस्ट ऑफ द वेव ब्लॉक रिफ्लेक्टेड विद ओनली स्लाइड स्प्रेडिंग एट द। ये कहना होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा गैप होगा तो भी जो है वो आपकी ज़्यादातर वेव्स में ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएंगी, तो फिर आपकी जो स्प्रेडिंग है वो भी फिर कम हो जाएगी। मैक्सिमम कब होती है, जब आपका गैप आपकी वेवलेंथ के बराबर हो। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में घुमा फिरा के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये क्लियर होने चाहिए। क्योंकि पता ही है कि अब जो पेपर्स हम लोग के आ रहे हैं, जैसे 9th क्लास में भी हुआ था कि कॉन्सेप्चुअल पेपर्स दे रहे हैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी दी हुई हैं इन्होंने। अच्छा, और बाकी रिफ्लेक्शन की तरह ही, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर होता था कि आपकी वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, तो इसके अंदर भी सेम यही केस होता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बना हुआ है किस में क्या काम हो रहा होता है, क्विक चेक है पढ़ने के लिए ताकि रिवाइज हो जाए। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ थी, एक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी, एक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी और एक हमने डिफ्रैक्शन पढ़ी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। सही, अच्छा जी। फिर अच्छा, मैट्रिक की जो फिज़िक्स है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको बोरिंग भी लग सकती है, आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकती है। बोरिंग उस केस में लगेगी जब आप सीधा सीधा बस पेपर की हद तक इसको रखो ना, कि बस पेपर निकालना है हमने, बस क्वेश्चन बता दें कि भाई ये हम याद कर लें, हम बस कर लें, तो फिर आपको बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखो थोड़ा बहुत, इसके ऊपर चीज़ें वगैरह जो है वो खुद से सर्च कर लो कि भाई कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं तो इसमें होता है क्या है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है यूट्यूब पे। डिफरेंट इसके अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो पूरा आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाए हुए होते हैं, तो फिर यह है कि आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है, अदरवाइज़ फिर आपको इंतहाई बोरिंग लगेगी। बहरहाल आगे है आपका वेव करैक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो वो होती क्या है ये यहाँ पे डिस्कस है। अच्छा, इसकी एक डेरिवेशन भी होती है, वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड की, इनका रिलेशन होता है बेसिकली। तो वो पे मैंने बताया कि जो डेरिवेशंस वगैरह और न्यूमेरिकल का पार्ट है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टार्ट होगा। अभी हम ये समझ लेते हैं कि होती क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि every wave can be described using 4 key quantities: टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड। ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वेव्स के अंदर। एक होता है टाइम पीरियड, एक उसकी फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ और एक वेव स्पीड। टाइम पीरियड क्या होता है, कहना था टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑस्किलेशन, वन कंप्लीट वेव साइकिल, मतलब अपनी पूरी एक साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट करती है वेव, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसका सिंबल कैपिटल टी होता है, यूनिट जो है उसका सेकंड होता है।
कि कितने सेकंड में बेसिकली वो अपना एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रही है। साइकिल इन सेंस हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रस्ट पे गई, अपना क्रस्ट पे आई। इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ, खाली बोलने से समझ में नहीं आएगा ये। लेट्स से कि मेरे पास ये एक लाइन है, अब आपकी वेव आ रही है, आपकी वेव आई इस तरीके से, चलो ब्लू कर देते हैं ताकि पानी से समझ सकते हैं उसको। एक वेव आपकी आई, ऊपर गई है, इसका क्रस्ट बना, फिर ये नीचे आई, ये इसका ट्रफ हुआ, फिर ये दोबारा से क्या हो गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गई। ठीक है, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, एंड देन दोबारा से क्या हुई, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, यानी इसने अपने एक साइकिल जो है वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, फिर टाइम पीरियड कहलाएगा, जितने टाइम इसको लगा होगा अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के अंदर। एंड देन टाइम पीरियड मैंने बता दिया। फिर फ्रीक्वेंसी है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस और पासिंग अ गिवन पॉइंट पर सेकंड। थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्डिंग लिखी हुई है, मतलब ये कि आपकी जितनी ज़्यादा आपकी वो होंगी ना, जितनी ज़्यादा वो अपनी ऑस्किलेशंस यानी साइकिल्स कंप्लीट करेगी आपकी वेव, जितने कम टाइम में, वो बेसिकली उसकी हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उतनी ज़्यादा है। अगर 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखते हैं इसको। कह रहे हैं अगर आपका यूनिट 1 हर्ट्ज़ है, मतलब 1 हर्ट्ज़ के बराबर आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब वो एक सेकंड में एक वेव बन रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। और जितनी ज़्यादा बेसिकली इसकी साइकिल्स बढ़ेंगी तो वो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आसान अल्फाज में बताऊँ तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये आगे बहुत जगह पे भी काम आएगा। टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखते हैं हम, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम स्मॉल f से लिखते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात अभी फ़िलहाल इतना जो है वो आपने इसको याद रखना है। फिर वेवलेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन अ वेव दैट आर इन फेज। इसको मैं समझा के बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। भाई देखो, ये मैं ऊपर एक वेव बना रहा था, अब आपके ये वेव दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है, दोबारा इसका क्या आ गया, क्रस्ट आ गया, और ये दोबारा क्या आ गया, इसका ट्रफ आ गया। तो जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे ये दो क्रस्ट हैं और ये दो ट्रफ्स हैं, या तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और चूँकि ये लेंथ है तो उसका यूनिट तो मीटर ही होता है, और इसका जो सिंबल होता है ना वेवलेंथ का, वो ये होता है लैम्डा। अब इसको और इसको मीटर में मेजर करते हैं। अब इसको आसानी से जैसे अच्छे लगे याद रख सकते हो। बच्चे इसको उल्टा वाई भी बोल देते हैं कि वाई ऐसे बनता है, तो ये जो है वो इसका ऑपोजिट हो गया। तो बेसिकली ये सिंबल होता है लैम्डा, इसका नाम है, और वेवलेंथ के लिए जो है वो ये यूज़ होता है। फिर हमारे पास है वेव इक्वेशन कहलाती है, ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये ऑब्वियसली मुझे ड्राइव करके दिखानी है आपको अगली क्लास में, तो ये अगली क्लास का पार्ट है हमारी। ये इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और v जो है बेसिकली आपकी वेव स्पीड है, f आपकी फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा बेसिकली आपकी क्या है, वेव लेंथ है। इसको और चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, f की जगह पर हम 1/t लिख सकते हैं, और t की जगह पर हम 1/f भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से चेंज हो जाती है, और आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से इसको पूछ सकते हैं। λ/t भी हो सकता है, या ऊपर t टाइम पीरियड को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दो, लैम्डा के बराबर आ जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिकली रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए इनके आपस में। तो ये पूरा ड्राइव करके मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा। आगे देख लेते हैं, अगर हमारा कुछ पार्ट रह गया है तो ठीक है, हो गया तकरीबन पूरा। वेव फ्रंट्स का टॉपिक रह गया एक, तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में वेव फ्रंट्स पढ़ के, और फिर जो है हम अपनी इसकी उस पर आ जाएंगे डेरिवेशंस के ऊपर।